कोई बात नहीं, मैं रिकॉर्डिंग ऑन कर दे रही हूँ फर्दर जरूरत पड़ने की। ओके, तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था दीक्षा? कैटेगरीज के बारे में पढ़ा था ना? Yes ma'am, I think you will start taxonomical age. Yes. So in last class we have studied about the taxonomical categories. ठीक है, एक बार हम रिवीजन कर लें। हमने प्लांट्स और एनिमल्स में कौन कौन से एग्जांपल्स देखे थे? एक्चुअली इस चैप्टर से जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है ना, वो यही चीजें हैं जो आपके एमसीक्यूज में आएंगे भी क्वेश्चन नीट में, तो वो यहीं से आएंगे, एग्जाम्पल से आपको दे देगा। ठीक है, तो हमने स्पीसीज लेवल पे कौन कौन से एग्जाम्पल स्टडी किए थे प्लांट्स में? सोलेनम। हाँ जी, क्या बोल रहे हो आप? नो मैम, मुझे समझ नहीं आया था। ये समझ आ गया मैम। ओके, सो कौन कौन से स्पीसीज थे? सोलेनम, सोलेनम जीनस था ना हमारा, सोलेनम जीनस था। उनके अंदर स्पीसीज हमने क्या क्या पढ़ा था? ट्यूबेरोसम, निग्रम एंड मेलंजिना। ठीक है, ट्यूबेरोसम क्या था? सोलेनम ट्यूबेरोसम क्या था? किसका साइंटिफिक नेम था ये? पोटैटो का। Yes ma'am, potato and it was a ये मकई का था। मकई देखा आपने क्या होता है? No ma'am, I forgot. I'm sorry ma'am. मकई वो याद है आप कभी आप छोटे में वो गार्डन में गए होंगे तो ऐसे फ्रूट्स आप खाते थे, छोटे छोटे से, इतने छोटे छोटे से होते हैं, ऐसे फ्रूट्स लगे होते हैं ढेर सारे। इसे हम लोग तो शायद 1 फुट का ऐसा कुछ बोलते थे। रेड एंड ब्लू कलर, 2 कलर में अवेलेबल होते हैं। ये सब ऑफ लिक्विड होता है उसमें। हाँ, उसमें लिक्विड होता है, बहुत सारे सीड्स होते हैं उसके अंदर। हाँ, यस मैम, खाया मैंने, याद आ गया। खाया है ना, वही होता है मकई। ठीक है, तो वो भी सोलेनम जीनस का ही है। देन जीनस हमने पढ़ा था, जीनस क्या था हमारा इसका? सोलेनम था। ठीक है, और जीनस के बारे में हमने स्टडी की थी डिफरेंट, पिट्यूनिया एंड दतुरा, है ना? पिट्यूनिया एंड दतुरा को स्टडी किया था। ये किस फैमिली में आ रहे थे ये सारे जीनस? सोलेंसिया, सोलेंसिया कुछ ऐसा नाम था। सोलेनेसी, सोलेनेसी का, सोलेनेसी फैमिली में आ रहे थे। ठीक है, ये सारी चीजें ही आपको याद रखनी है। देन हमने एक और प्लांट फैमिली को स्टडी किया था, उसका नाम क्या था? कॉन्वोल्वुलेसी। पॉलिमोनियस। नहीं, पॉलिनोमियल तो वो तो ऑर्डर था। ऑर्डर हो गया, यस मैम। हाँ, इसका इन दोनों का ऑर्डर क्या हो जाएगा? पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल्स ऑर्डर हो जाते हैं इसका। देन ऑर्डर के बाद क्या आता है? क्लास, है ना? ये हम नीचे से ऊपर की ओर स्टडी करें। ठीक है, स्पीसीज, देन जीनस, फैमिली, ऑर्डर एंड क्लास। ठीक है, क्लास इसका क्लास आपके एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, बट डाइकोटिलिडनस क्लास के होते हैं। डाइकोटिलिडनस क्लास के, ठीक है। देन इनका डिवीजन, जो हम प्लांट्स के केस में बोलते हैं डिवीजन, एंड एनिमल्स के केस में हम फाइलम बोलते हैं। याद है ना? यस मैम। ओके, तो डिवीजन क्या हो जाएगा इसका? मैम डिवीजन किसका है? डाइकोटिलिडनस, मतलब ये जो हमने स्टडी की स्पीसीज की फर्दर, स्पर्मेटोफाइटा, जो कि कॉमन डिवीजन जिसका होता है, आप जानते होंगे इस टर्म को, एंजियोस्पर्मी। ठीक है, एंजियोस्पर्मी क्या होता है? हमारे जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं ना सारे, वो एंजियोस्पर्म्स में आते हैं। ठीक है, और जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वो जिम्नोस्पर्म में आते हैं। एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं? ये सारे इसमें फ्लावरिंग प्लांट्स आते हैं। ठीक है, और इसमें नॉन फ्लावरिंग आ जाएंगे। नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स के एग्जांपल बता सकते हो? जैसे कि पाम हो गया, पाम ट्री देखा है आपने? फिर पत्ते ही पत्ते होते हैं ना उसके अंदर, सिट्रस का ट्री होता है। ठीक है,
ये सारे ऐसे जो जिसमें फूल नहीं आते, सिर्फ पत्तियां ही रहती हैं, वो जिम्नोस्पर्म में आ जाते हैं। एंड एंजियोस्पर्म क्या होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स हो जाते हैं। ठीक है, ओके। उसी तरीके से एनिमल्स का हमने बताया था, कौन सा एग्जाम्पल दिया था हमने एनिमल्स का? हम एनिमल्स में फाइलम एनिमल्स कुछ बताया था, जैसे फिशेस, ऐसा कुछ। हाँ हाँ, मैम समझी नहीं, किस पे, मतलब किस रिस्पेक्ट नहीं में, नहीं, क्लास मतलब या ऑर्डर? सारी चीजें बताओ, स्पीसीज लेवल से बताओ, हमने कौन कौन सी स्पीसीज को स्टडी किया था। स्पीसीज में पहले हम लोग ने स्पीसीज में देखा था कि पैंथेरम लियो था, उसके बाद हाँ, पैंथेरम टिग्रिस आया स्पीसीज में, फिर पैंथेरम टिग्रिस, पैंथेरम हाँ, लियो, ये सब 3-4 हाँ। स्पीसीज को तो मिला के ये पैंथेरम जीनस लियो बनता है किसका साइंटिफिक नेम था? लायन का। लायन का। टिग्रिस को टाइगर, एंड पार्डस क्या था? पार्टस पार्टस पैंथर। पैंथर था ना, यस चीता यस जो होता है मैम। वो पार्डस कहते हैं उसे। ठीक है, वो सारे हमारे जीनस जीनस पैंथेरा के थे। ठीक है, देन एक और जीनस हमने स्टडी किया था फेलिस। फेलिस में जिसमें कैट वगैरह आती है वो फेलिस ग्रुप में आ जाते हैं, है ना। देन यस मैम। पैंथेरा और फेलिस को मिलाकर जो हमारी फैमिली बनी थी वो फेलिडी थी। ठीक है, फेलिडी। और यस एक मैम। कैनिडी फैमिली थी अलग से। कैनिडी फैमिली में हमारे डॉग्स ये सब आते हैं। ठीक डॉग्स है, एंड फॉक्सेस। हाँ, फॉक्सेस ये सब आते हैं ना। और फिर ये सारे ऑर्डर किसमें आ रहे थे, कार्निवोरा, है ना। उनका यस ऑर्डर था मैम। कार्निवोरा। और एक और हमने ऑर्डर स्टडी किया था प्राइमेटा। ये सारे हमारे क्लास मेमेलिया में आ रहे थे। एंड मेमेलिया, फिर फाइलम प्रोडेटा, एंड देन किंगडम एनिमेलिया। ठीक है। यस मैम। अच्छा, ये देखो, ये एक एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ये सबसे इम्पोर्टेंट एग्जांपल है, तो आप इसको बाय हार्ट कर लेना एकदम, क्योंकि ये इसमें से क्वेश्चंस पूछे ही जाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि मैन है। ठीक है, मैन का बायोलॉजिकल नेम यहाँ पे क्या दिया, होमो सैपियंस। यहाँ पे स्पीसीज नेम सैपियंस, जेनस नेम होमो। ठीक है, मैन की फैमिली क्या है, हम ह्यूमंस हैं, तो ये वाली कैटेगरी तो आपको बिल्कुल याद ही होनी चाहिए। एंड ये जो 4 एग्जांपल, मैन, हाउस फ्लाई, मैंगो, वीट, ठीक है, इसका भी सबका याद आना चाहिए, क्योंकि यहीं से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। ओके, तो देखो ओके मैम। इसके फैमिली क्या है, होमिनिडे, ऑर्डर इज प्राइमेटा, क्लास इज मैमेलिया, एंड फाइलम इज प्रोडेटा। उसी तरीके से आप सबके याद रखना। लास्ट टाइम यहाँ से क्वेश्चन आया था, हाउस फ्लाई है, इस तरीके से क्वेश्चन आया था कि जो हाउस फ्लाई है उसका ऑर्डर क्या है। आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। ठीक है, उसमें एक डिप्टेरा दिया रहेगा। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी, जो हमारा हाउस फ्लाई है उसका ऑर्डर कौन सा होता है, डायप्टेरा। ठीक है, तो ये जो चार्ट है ना, इसे बिल्कुल याद कर लेना। ओके मैम। ओके, और ठीक है, आज हम टैक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में पढ़ते हैं। अच्छा देखो, अभी तक हमने टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज को स्टडी किया, है ना। क्यों तो इनकी जरूरत क्यों थी, क्लासिफाई करने की हमें डिफरेंट डिफरेंट, ताकि जो हमारे स्पीसीज हैं उनको हम एक सही तरीके से उनकी स्टडी कर पाए, है ना। हमने अगर कोई स्पीसीज को आइडेंटिफाई किया है, देन उसकी एक पर्टिकुलर स्टडी करने के लिए हमने इतने ग्रुप्स बनाए, डिफरेंट डिफरेंट टैक्सा बनाए। ठीक है, ताकि हम उनको इजीली क्लासिफाई कर सके, उनकी स्टडी को इजी बना सके। ठीक है, तो अब जो तरीका होता है, प्रोसीजर्स, ठीक है, एंड टेक्निक्स, उन चीजों को स्टडी करने की, उसको हम किस तरीके से करते हैं, स्पेसिमेंस की मदद से करते हैं। ठीक है, स्पेसिमेंस जानते हो क्या होते हैं? आपने कभी भी आप बायोलॉजी के लैब में गए होगे अपने स्कूल में, तो आपने देखा होगा कि आपके टीचर्स डिफरेंट डिफरेंट स्पेसिमेंस कलेक्ट करके रखते हैं। देखा आपने, छोटे छोटे कीड़े, अर्थवॉर्म या फ्रॉग, ऐसे बहुत सारे स्पेसिमेंस को सॉल्यूशन में डाल के रखते हैं। आपने कभी देखा है अपने लैब में? यस मैम। यस मैम। हाँ, ठीक है ना। तो वो डिफरेंट स्पेसिमेंस, वो तो बहुत छोटे लेवल पे हो गया कि हमारे स्कूल एंड कॉलेजेस में उस तरीके से स्टोर करते हैं। ठीक है, इस तरीके से जो हमारे बायोलॉजिस्ट होते हैं, जो फर्दर स्टडीज करते हैं साइंस की, तो वो लोग काफी बड़े लेवल पे स्टोर करके रखते हैं। ठीक है,
तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से उन चीजों को, उन स्पेसिमेंस को स्टोर करके रखा जाता है, ताकि जो हमारी जनरेशन है एंड जो हमारी आगे की जनरेशन है, ठीक है, नेक्स्ट जनरेशन है, उन लोगों को भी इन चीजों को स्टडी करने में हेल्प मिल सके, ठीक है। वो लोग भी उन सारे स्पीसीज के बारे में, प्लांट्स के बारे में, एनिमल्स के बारे में इजीली पढ़ सके, ठीक है, इजीली वो समझ सके। अगर उन्हें उन्हें कोई न्यू स्पीसीज मिलता भी है तो वो इजीली फाइंड आउट कर सके कि ये प्रीवियसली मतलब ये कौन से स्पीसीज से मैच कर रहे हैं, ठीक है, उनके कैरेक्टर्स को मैच कर सके। तो इस स्टडी को इजी बनाने के लिए क्या किया गया है कि डिफरेंट डिफरेंट टैक्सोनॉमिकल एड्स बनाए गए हैं, ठीक है। एड्स का मतलब क्या होता है, हेल्प, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट टैक्सोनॉमिकल एड्स बनाए गए हैं जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं फर्दर, है ना। देखो यहाँ पे लिखा गया है कि प्रोसीजर्स एंड टेक्निक्स टू स्टोर एंड प्रिजर्व द इंफॉर्मेशन एज वेल एज स्पेसिमेंस आर एक्सप्लेन्ड बाय टैक्सोनॉमिक एड्स, ठीक है। दिस इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड टैक्सोनॉमिक एड्स बिकॉज इट हेल्प्स द बायोलॉजिस्ट टू इन टैक्सोनॉमिक स्टडीज। क्या काम आते हैं हमारे, फर्दर टैक्सोनॉमिक स्टडीज में हेल्प करते हैं, ठीक है। ये क्लियर हुआ आपको टैक्सोनॉमिक एड्स होता क्या है? यस मैम। अब डिफरेंट हम टैक्सोनॉमिक एड्स के बारे में देखते हैं कि किस तरीके से हम उनकी स्टडी करते हैं। देखो, आपने हर्बेरियम के बारे में सुना होगा, हर्बेरियम कभी सुना है, हर्बेरियम वर्ड? यस मैम। क्या होता है हर्बेरियम? मैम कलेक्शन ऑफ प्लांट्स, कुछ प्लांट्स जो होते हैं जो कभी डेड मिलते हैं तो प्लांट्स उनको होते हैं ना, बोटेनिकल गार्डन हो गया, जूलॉजिकल पार्क हो गया। जूलॉजिकल पार्क तो आपने विजिट भी किया हुआ होगा, बहुत बार गए भी हो गया ना। यस मैम। बोकारो में है ऐसा कुछ आपके आसपास? पुरुलिया में कुछ था ऐसा, एक है कहाँ पुरुलिया, पे? स्कूल की तरफ से ले जाया गया था तो थोड़ा बहुत वहाँ पे देखते थे। अच्छा, म्यूजियम वगैरह था क्या? यस मैम, वैसे ही कुछ था, जूलॉजिकल पार्क कुछ ऐसा ही था यार, कुछ क्या क्या देखा था आपने वहाँ पे? कीड़े मकोड़े अच्छा, बहुत सारे मैम, मतलब बहुत सारे एनिमल्स थे, कुछ स्केलेटन का सिस्टम था ये सब। हाँ हाँ। चलो, अब वैसे तो नेशनल पार्क भी है, जू भी है ना। हम तो बचपन में जाते ही रहते थे, पेरेंट्स हमें लेके जाते ही थे दिखाने के लिए, है ना। तो ये सारी चीजें क्यों होती है, मतलब जो भी प्लांट्स है, एनिमल्स है, हम उनको प्रिजर्व करके रखते हैं। क्यों प्रिजर्व करके रखते हैं? ताकि वो हमें फर्दर स्टडीज में हेल्प करें, ठीक है। या फिर जो प्लांट्स एनिमल्स है, बहुत सारे ऐसे भी हैं जो एक्सटिंक्शन के लाइन पे आ गए हैं ना, एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, क्योंकि हमने इतना ओवर यूज कर लिया है अपने रिसोर्सेज का कि बहुत सारे स्पीसीज तो एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, ठीक है। तो उनको भी प्रिजर्व करने के लिए जरूरी होता है कि हम उन्हें कहीं ना कहीं अच्छी जगह प्रिजर्व करके रखें, ठीक है। तो इसीलिए ये सारे टेक्सोनॉमिकल एड्स बनाए गए हैं फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ स्पीसीज, ठीक है, ताकि उनकी स्टडी इजी हो सके। तो देखो, हर्बेरियम क्या होता है, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमिकल एड्स है। इसमें सबसे पहले हम हर्बेरियम को देखते हैं। हम हर्बेरियम एक्सप्लेन करें? हाँ, मैं बताती हूँ आपको। हर्बेरियम क्या होता है, इसमें डेड प्लांट्स को रखा जाता है, ठीक है, डेड प्लांट्स का कलेक्शन होता है। आपको ये क्वेश्चंस कैसे पूछेंगे, आपको मान लो पूछ लिया कि डेड प्लांट्स के कलेक्शन तुम क्या कहते हैं, तो उसमें आपको ऑप्शंस दे देगा, हम डेड प्लांट्स को कहाँ कलेक्ट करके रखते हैं, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन आएगा तो ऑप्शंस आ जाएंगे, लाइक हर्बेरियम, म्यूजियम, ये सारे है ना, आपको ऑप्शंस में दे सकते हैं। तो डेड प्लांट्स जो रहते हैं सिर्फ हम उसे हर्बेरियम में रखते हैं, ठीक है। ये कैसा होता है, यहाँ पे ये कलेक्शन ऑफ शीट्स होता है। देखो आप, इस तरीके का एक शीट लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। यहाँ पे क्या करते हैं हम, जो प्लांट पार्ट है ना, पत्तियां एंड स्टेम्स, उसको क्या करते हैं, सुखाकर और एक पेपर पे ऐसे चिपका दिया जाता है, ठीक है। और उसमें डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे मेंशन किए जाते हैं, जो आप नीचे देख लो कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, थोड़ा बड़ा यस करके बताती मैम, हूँ। लेबलिंग। हाँ, लेबलिंग की जाती है, क्या क्या रहते हैं उस लेवल्स में। देखो, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ फ्लोरिडा ऐसा कुछ ना, जगह का नाम रहता है, डेट होता है,
ठीक है। डेट के बाद प्लेस, डिटरमाइंड बाय, हाँ प्लेस, नेम मैम ऑफ प्लेस प्लेस, रहता है, देन उसका इंग्लिश नेम, लोकल नेम एंड साइंटिफिक नेम होता है। बोटानिकल नेम। हाँ ठीक है, ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन हर्बेरियम में दी रहती हैं। तो ये इसमें क्या क्या होता है, डेट लिखा होता है, प्लेस लिखा होता है, इंग्लिश, लोकल एंड नेम्स होते हैं। किस किस फैमिली का है प्लांट वो भी बताया गया होगा। ठीक है, जिसने कलेक्ट किया है, कलेक्टर्स, कलेक्टर्स नेम भी होगा। ठीक है, ये सारी चीजें होंगी। सेकेंड हम आ जाते हैं म्यूजियम। म्यूजियम तो आपको हर सिटी में मिल जाएगा, है ना, सिटी वाइज म्यूजियम अवेलेबल रहते हैं, या फिर स्कूल और कॉलेजेस में भी आपको मिल जाएंगे देखने को। जो अपने स्कूल में लैब्स देखते हैं, कॉलेजेस में लैब्स होते हैं, उसमें क्या होते हैं, जो भी मैंने आपको बताया कि एनिमल्स है, उन छोटे छोटे एनिमल्स, उनको स्टोर करके रखा जाता है। ठीक है, तो जिस सॉल्यूशन में स्टोर करके रखा जाता है, कौन सा सॉल्यूशन होता है आपको पता है? नो मैम। Okay. मैम प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन। हाँ, प्रिजर्वेटिव्स रहते हैं, उसका नाम होता है फॉर्मेलिन। ठीक है, फॉर्मेलिन सॉल्यूशन में से स्टोर करके रखा जाता है। और म्यूजियम के अंदर प्लांट्स और एनिमल्स दोनों का ही स्टोरेज होता है। ठीक है, म्यूजियम है preserved plant and animals। ये चीज ध्यान रखना कि हर्बेरियम जो होता है उसमें सिर्फ डेड प्लांट्स रहते हैं, बट इसमें प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों रहते हैं। ठीक है, जो सॉल्यूशन होता है वो होता है फॉर्मेलिन। फॉर्मेलिन के सॉल्यूशन में रखा जाता है। ठीक है, या फिर जो इंसेक्ट्स होते हैं ना, छोटे छोटे, आपने इंसेक्ट्स बॉक्सेस भी देखे होंगे, इन्हें क्या किया जाता है, बॉक्स में रखा जाता है आफ्टर किलिंग एंड पिनिंग। ठीक है, इंसेक्ट बॉक्सेस को मैं आपको दिखाती हूँ, इंसेक्ट बॉक्सेस कैसे होते हैं। ये देखो, देख रहे हो, डिफरेंट डिफरेंट इंसेक्ट्स को इस तरीके से मारने के बाद उन्हें क्या किया जाता है, पिन लगा लगा कर एक बॉक्स के अंदर रख दिया जाता है, इस तरीके से स्टोर करके। ठीक है, यस मैम। या फिर आपने देखा होगा बहुत सारे एनिमल्स की स्केलेटन भी मौजूद होते हैं म्यूजियम में, ना, स्केलेटन, हमें मोस्टली स्केलेटन देखने को मिल जाता था म्यूजियम के अंदर, तो उस फॉर्म में भी रखा जाता है, स्टफ्ड फॉर्म में भी उसे रखा जाता है। उसके अंदर सपोज कोई एनिमल है, उसका हमें कवर, ऊपर का कवर मिल गया, तो हम क्या करते हैं, उसके अंदर कुछ चीजें स्टफ करके एंड देन उसे म्यूजियम में स्टोर करके रख देते हैं। ठीक है, तीसरा आता है बोटानिकल गार्डन। बोटानिकल गार्डन क्या होता है, मैम ये, कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट स्पीसीज, हाँ, इसमें इसमें लिविंग लिविंग रहता है। प्लांट्स का कलेक्शन होता है। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इसमें लिविंग प्लांट्स का कलेक्शन होता है। ठीक है, और वो जो प्लांट्स होते हैं, तो उनके ऊपर हम उनका साइंटिफिक नेम एंड उनकी फैमिली को मेंशन कर देते हैं। ठीक है, साइंटिफिक नेम एंड फैमिली का मेंशन रहता है। ठीक है? आपसे ये पूछा जाएगा कि कहाँ पे है, तो ये तीन एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में दिए हैं। फर्स्ट जो बोटानिकल गार्डन है वो क्यू इंग्लैंड में है। ठीक है, इंडिया में कहाँ पे आपको पता है? मैम कोलकाता।
इंडियन सॉरी मैम, हावड़ा। हावड़ा में। यस सर। हाँ, हावड़ा कोलकाता में ही है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट जो नेशनल बोटैनिकल, इसका कभी कभी आपको फुल फॉर्म भी दे सकता है, नेशनल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये कहाँ है? लखनऊ। लखनऊ में। तो शॉर्ट फॉर्म होता है NPRI, नेशनल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। जूलॉजिकल पार्क, जूलॉजिकल पार्क में हमने क्या क्या देखा है? इसमें जू हो जाते हैं, नेशनल पार्क आ सकता है, ठीक है। जूलॉजिकल पार्क में आ जाएंगे। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे क्या होता है? हम एनिमल्स को हेलो मैम। हैबिटेट देते हैं, ठीक है। मैम आपका ताकि आवाज वो जिस नहीं आ तरीके रहा क्लियर से। नेचुरल हैबिटेट में मैम उनको एक जूलॉजिकल पार्क से नेचुरल स्टार्ट है कर ताकि वो दीजिए। सर्वाइव कर सके। हेलो मैम। हाँ जी, हाँ, इनको नेचुरल हैबिटेट देते हैं। हाँ हाँ, मैम आवाज क्लियर है? जूलॉजिकल पार्क से, मैम जूलॉजिकल पार्क से फिर से स्टार्ट कर दीजिए ना मैम, आवाज क्लियर नहीं था। ओके, जूलॉजिकल पार्क में मैं ये कह रही हूँ कि इसमें जैसे कि जू हो गया, नेशनल पार्क हो गई, सारे हमारे जूलॉजिकल पार्क में है, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं? हम एनिमल्स को एक नेचुरल हैबिटेट देते हैं। नेचुरल हैबिटेट का मतलब क्या है? कि एक एनवायरनमेंट सिमिलर टू देयर ओरिजिनल एनवायरनमेंट, ठीक है। वो हम एक उनको एनवायरनमेंट देते हैं ताकि वो वहाँ पे अच्छे से सर्वाइव कर सके। ओके मैम। अच्छा, टर्म आता है यहाँ पे कैप्टिव ब्रीडिंग। एक मिनट। हेलो, ठीक है, सुबह हेलो। यस मैम। हाँ, मैं आपको कैप्टिव ब्रीडिंग के बारे में बता रही थी। कैप्टिव ब्रीडिंग क्या होता है? कि एक आर्टिफिशियल एनिमल्स को ताकि वो वहां पे ब्रीड कर सके। एक एग्जांपल आपको बताती हूँ। टाइगर अलग अलग स्पीसीज है ना। टाइगर अलग स्पीसीज है एंड लॉयन अलग स्पीसीज है, ठीक है। ये कभी भी आपस में वैसे तो ब्रीड नहीं कर सकते, ठीक है। अगर नेचुरल हैबिटेट में होंगे, जंगल में रह रहे होंगे, तो वो ब्रीड नहीं करेंगे। लेकिन इनको कैप्टिव मैम आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा। इनका जो ब्रीड बनता है लाइक और एक, ओके। मैंने आपको भी क्या बताया, जूलॉजिकल पार्क के अंदर क्या होता है कि हम एक स्क्रीन शेयरिंग रुक गया है शायद। यस स्क्रीन शेयरिंग रुक गया है। ठीक है। देखो, मैंने कैप्टिव ब्रीडिंग के बारे में आपको क्या बताया कि जो डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज है, टाइगर एक अलग स्पीसीज है, लॉयन एक अलग स्पीसीज है ना। लेकिन जब इनकी ब्रीडिंग होती है तो एक डिफरेंट स्पीसीज ही फॉर्म हो जाता है, जिसे टाइगर, टाइगॉन एंड नाइगर के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। मैं आपको इमेज शो करती हूँ टाइगॉन एंड
ये एनिमल्स कॉमन नहीं होते हैं। ये देखो, देख पा रहे हो? Yes, ma'am. इसका फेस जो है वो टाइगर की तरह दिख रहा है, बॉडी कैसी है, लॉयन की तरह है ना? Yes, ma'am. तो ये डिफरेंट स्पीसीज के ब्रीडिंग से होता है, ठीक है? Okay, ma'am. उस ब्रीडिंग को कहते हैं कैप्टिव ब्रीडिंग बोलते हैं। फिलोसॉफिकल पार्ट के बाद हमारा फ्लोरा होता है। फ्लोरा क्या होता है? फ्लोरा जो होता है एक डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर एक पर्टिकुलर एरिया का प्लांट्स का पूरा इंफॉर्मेशन दिया हुआ होता है। आप एक एरिया में रह रहे हो, उस एरिया में जितने भी प्लांट्स रहते हैं ना, उसका पूरा इंफॉर्मेशन फ्लोरा के अंदर दिया होता है। मैनुअल क्या होता है? इट्स अ कंप्लीट description and identification. So this is ठीक है। मैनुअल जैसे आपने अपनी बुक्स में देखा होगा, आपका साइंस मैनुअल होता है, केमिस्ट्री मैनुअल होता है, फिजिक्स मैनुअल होता है, अलग अलग होते हैं ना आपके पास मैनुअल, लैब मैनुअल्स होते हैं। उसमें क्या होता है, उसमें हर एक एक्सपेरिमेंट का आपके पास डिस्क्रिप्शन होता है, या समझ आ रहा है? Yes, ma'am. हेलो दीक्षा, Yes, आवाज आ रही है मेरी? आ रहा है मैम। ठीक है, तो मैनुअल आपने अपने लैब मैनुअल, हाँ हाँ ठीक है, मैं आपको कह रही हूँ कि मैनुअल जो होता है, जिससे आपके लैब मैनुअल्स होते हैं, ठीक उसी तरीके से मैनुअल्स होते हैं हमारे पास, जिसमें क्या होता है, कंप्लीट डिस्क्रिप्शन होता है, ठीक है, किसी भी स्पीसीज के बारे में, एक पर्टिकुलर एरिया के स्पीसीज के बारे में कंप्लीट जो डिस्क्रिप्शन होगा वो आपके मैनुअल में दिया होगा, ठीक है। Okay, ma'am. ये सारे क्या है हमारे, ये सारे हमारे टेक्सोनॉमिकल एड्स हैं, ठीक है ना। इनकी मदद से हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं और स्पीसीज के बारे में। मोनोग्राफ क्या होता है? कंटेंट इंफॉर्मेशन ऑफ एनी वन टैक्सॉन। टैक्सॉन क्या होता है? ग्रुप। हाँ, जो हमने पढ़ा था, स्पीसीज, जिनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, है ना, ये सारे क्या क्या होते हैं, एक टैक्सॉन होते हैं। तो एक पर्टिकुलर टैक्सॉन के बारे में इंफॉर्मेशन जो होगी ना, वो एक मोनोग्राफ में दी होगी, ठीक है। एंड देन एक होता है कैटलॉग। कैटलॉग क्या होता है? कैटलॉग आपने बहुत टाइम देखा भी होगा, लाइक अगर हमारे पास क्लोथ्स होते हैं तो क्लोथ्स के कैटलॉग दिए होते हैं, उसमें अलग अलग पिक्चर्स दी होती हैं, मतलब वो एक फॉर एग्जांपल दिया होता है ना कि वो हमारा जो ओरिजिनल स्पेसिमेन है वो किस तरीके से दिखेगा, तो वो एग्जांपल्स उस कैटलॉग में दिया होता है ना। तो ये भी इसमें भी क्या करते हैं स्पीसीज के केस में कि अल्फाबेटिकली अरेंजमेंट होता है इंफॉर्मेशन का, उसे हम किस में स्टोर करते हैं, कैटलॉग में, ठीक है।
ठीक है, कैटलॉग में हम इंफॉर्मेशन को देते हैं। ओके, अब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है टैक्सोनॉमिकल कीज। टैक्सोनॉमिक कीज, कीज क्या होते हैं? जिसमें कि मैम प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, वो उनका जो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होता है उनके बेसिस पे उनका डिवीजन किया जाता है। हाँ, वेयर कीज प्लांट्स हमें एंड किस चीज में एनिमल्स आर हेल्प करते हैं? हाँ, कीज हमें किस चीज में हेल्प करते हैं? आइडेंटिफिकेशन। yes, identification, classifying the organism. तो हाँ, आपका मेन आवाज, हाँ, अभी आ गया। जो कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, देन क्लासिफिकेशन। हेलो, Yes, मैम। अब मैम बीच बीच में आवाज कट जाता है, आज पता नहीं आज किस वजह से। एक्चुअली वो मेरा नेटवर्क इशू हो रहा है बहुत ज्यादा, इसलिए आवाज ऐसा हो रहा है। नो प्रॉब्लम मैम, जब आप लिख देती है तो वहाँ पे ना समझ आ जाता है। दिल्ली में आज एक्चुअली बहुत ज्यादा बारिश हुई है, उसकी वजह से नेटवर्क इशू आ रहा है। मैम शुरू में सोलर एनर्जी कुछ ऐसा है, वो हम लोग का आज नेट को डिस्टर्ब कर सकता है। सोलर रेडिएशन ऐसा कुछ न्यूज में आ रहा था। ओके, वो तो पता नहीं, बट यहाँ पे हमारे एरिया में बारिश बहुत ज्यादा हुई है, उसकी वजह से हो रहा है। ओके मैम। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, टैक्सोनॉमिकल एड्स, दीज आर यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हमारे पास दो चीजें होती है, एक होता है कपलेट एंड एक होता है लीड। क्या होते हैं कपलेट और लीड? कपलेट जो होता है ना, वो पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, और जो लीड होता है, हर एक कैरेक्टर को हम, हाँ, हर एक कैरेक्टर को हम लीड बोलते हैं। ईच कैरेक्टर ऑफ अ कपलेट इन द की इज लीड। ठीक है, ओके मैम। किस तरीके से दिया होता है आपके पास, समझो एक एग्जांपल बता रही हूँ आपको। समझो आपके पास दो सेंटेंसेस दिए हैं, ऐसा दिया है, ओनली वन सेल्ड। ये हमारे पास पहला कपलेट है। ठीक है, पहला कपलेट है जिसमें इस तरीके से दो सेंटेंसेस दिए हैं, ओनली वन सेल्ड एंड मोर देन वन सेल्ड। इसे हम क्या कहते हैं, यूनिसेलुलर होता है ये मल्टी सेलुलर होता है। ठीक है, सपोज हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, ये ऑर्गेनिज्म है। अब हमने क्या किया, इस ऑर्गेनिज्म को देखकर, इसके कैरेक्टर्स को नोट करके हमने क्या किया, इन सेंटेंसेस को पढ़ा। ओनली वन सेल, मोर देन वन सेल, इन दोनों सेंटेंसेस में से हम एक को चूज करेंगे और एक को डिस्कार्ड करेंगे। ठीक है, हमारी जो की होती है उसका बेसिस यही होता है कि हम दोनों सेंटेंसेस में से एक को चूज करते हैं एंड वन दूसरे को एलिमिनेट कर देते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे कि हमारा कैरेक्टर्स किससे मैच कर रहा है। हमने देखा हमारे पास सिंगल सेल है, चलो हमने फर्स्ट को चूज कर लिया। ओके, देन इसमें क्या आएगा, गो टू स्टेटमेंट 2। अब सेकेंड स्टेटमेंट में क्या लिखा होगा, यहाँ पे होगा ऑटोट्रोफिक
ऑटोट्रॉफिक होगा तो वो क्या होगा, प्लांट। हेटेरोट्रॉफिक होगा तो वो क्या हो जाएगा, एनिमल। ठीक है, ठीक है। इस बेसिस हमने पहले क्या किया, हमने पहले देखा कि ओनली वन सेल है यूनिसेलुलर, तो हमने क्या किया, इसको चूज किया एंड इसको एलिमिनेट किया। ओके, देन गो टू स्टेटमेंट 2, देन हम सेकंड कपलेट पे आ जाएंगे। सेकंड कपलेट में हमने क्या पढ़ा, फर्स्ट था फर्स्ट जो हमारी लीड थी वो क्या थी, ऑटोट्रॉफिक, एंड सेकंड लीड थी हेटेरोट्रॉफिक। ठीक है, तो इसमें से हमने क्या देखा कि हमारा जो ऑर्गेनिज्म है किससे मैच कर रहा है, हेटेरोट्रॉफिक है। ओके, देन हमने उसको हेटेरोट्रॉफिक कह दिया। देन थर्ड आएगा, फोर्थ आएगा हमारा, फोर्थ स्टेटमेंट जो आएगा, अब हम देखेंगे नेक्स्ट हमारा दिया है न्यूक्लियस प्रेजेंट। अगर न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो हम इसे प्रोटिस्टा के ग्रुप में रख देंगे, एंड अगर न्यूक्लियस एब्सेंट है तो हम क्या करेंगे, इसे मोनेरा के ग्रुप में रख देंगे। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास ये दूसरे लीड आ गए। तो हमने क्या देखा कि हमारा वन सिंगल सेल था, हेटेरोट्रॉफिक था, एंड हमें वो मिला कि हमारे पास न्यूक्लियस है, उस ऑर्गेनिज्म के पास न्यूक्लियस है, तो हमने उसे क्या किया, प्रोटिस्टा के ग्रुप में रख दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या आइडेंटिफाई किया, इन सारे कैरेक्टर्स को देख के हमने आइडेंटिफाई किया कहीं ना कहीं सारे कैरेक्टर्स एक अमीबा से मैच कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो रहा है दीक्षा? यस मैम, हम एक बार और बता सकते हैं, थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है। कंफ्यूजन लग रहा है, देखो ये बस हाँ कपलेट और लीड में कंफ्यूजन हो रहा है मैम। कपलेट और लीड में कंफ्यूजन है। ओके, देखो हमारे पास क्या होता है ना, की के अंदर दो स्टेटमेंट्स होते हैं। ठीक है, पहला स्टेटमेंट ये हो गया, दूसरा स्टेटमेंट ये हो गया। ठीक है, इन दोनों स्टेटमेंट्स को हम एक कपलेट बोलते हैं। ठीक है, ओके, ये जो दोनों स्टेटमेंट होते हैं उन्हें कपलेट बोला जाता है। मैंने ऊपर लिखा भी है कि कपलेट इज अ पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, है ना, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स का पेयर होता है, मतलब ये दोनों स्टेटमेंट क्या है, कपलेट है। ठीक है, अब ये जो अलग अलग स्टेटमेंट है ना, इसमें ये अलग अलग स्टेटमेंट, इन्हें एक लीड बोला जाता है। ठीक है, कौन से दो अलग अलग है, हाईलाइट कर दीजिए एक बार। ये और ये एक लीड है, ये एक लीड है। ठीक है, ओके, ठीक है, ये अलग अलग ये लीड कहेंगे, और जब इन दोनों को हम साथ में बोलेंगे तो कपलेट बोलेंगे। ठीक है, तो जब हम टैक्सोनॉमिकल की को स्टडी करते हैं ना, तो इन दोनों लीड से हम क्या करते हैं, एक को चूज करते हैं, दूसरे को एलिमिनेट कर देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने इन दोनों को पढ़ा, अब आपके जो ऑर्गेनिज्म से जिस भी कैरेक्टर को मैच कर रहा होगा आप उसे चूज कर लोगे। जैसे कि हमें ये वाला कैरेक्टर मैच किया, ठीक है, ये वन सेल्ड वाला कैरेक्टर हमारे ऑर्गेनिज्म से मैच कर गया, तो हमने इसे चूज कर लिया। फिर इसमें क्या लिखा होगा कि गो टू स्टेटमेंट नंबर 2। अब हम दूसरे स्टेटमेंट पे आएंगे, हमने फर्दर उसको पढ़ा कि हेटेरोट्रॉफिक है कि ऑटोट्रॉफिक है। हमने देखा कि जो हमारा ऑर्गेनिज्म है वो हेटेरोट्रॉफिक है। ठीक है, तो हमने इस लीड को चूज किया एंड इस लीड को डिस्कार्ड कर दिया। ठीक है, क्लियर है? ओके, तो ये हमने चूज किया। फिर इसमें क्या था कि गो टू स्टेटमेंट नंबर 4। फिर स्टेटमेंट नंबर 4 में हमारे पास क्या था, दो लीड फिर से थी, एक था न्यूक्लियस प्रेजेंट है, न्यूक्लियस एब्सेंट है। तो हमने देखा कि जो हमारा ऑर्गेनिज्म था उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट था, तो हमने इसे चूज कर लिया, इसको डिस्कार्ड कर दिया। ठीक है, यहाँ पे हमने हमने इसे चूज किया एंड इसे डिस्कार्ड कर दिया। हमने क्या देखा कि जो हमारा ऑर्गेनिज्म था वो प्रोटिस्टा के ग्रुप में आ रहा है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो वो प्रोटिस्टा के ग्रुप में आ रहा है। देखा हमने कि जो हमारा कैरेक्टर वो अमीबा से मैच कर रहा है, तो हम फाइंड आउट कर पाएंगे कि जो हमने नया ऑर्गेनिज्म फाइंड आउट किया है वो हो सकता है अमीबा हो, है ना। यस मैम, क्लियर है ये अभी आपको? यस मैम। ओके, ठीक है, इसके बारे में आप और स्टडी करना तो आपको और क्लियर हो जाएगा ये। सबसे इम्पोर्टेंट लाइन ये आएगी आपके एग्जाम में कि कीज आर एनालिटिकल इन नेचर। एनालिटिकल इन नेचर का मतलब क्या है कि वो आपको हेल्प करती हैं ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करने में, है ना, उनका बिहेवियर स्टडी करने में, उनके कैरेक्टर्स को स्टडी करने में हेल्प करती हैं, इसीलिए हम कहते हैं कीज आर एनालिटिकल इन नेचर। ठीक है, और टैक्सोनॉमिकल की जो है वो क्या है, वो भी एक तरीके का हमारा
टैक्सोनॉमिकल एड है, एड्स है, ठीक है। उसमें क्या होते हैं, मतलब उनकी हेल्प से भी हम ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं, ठीक है। तो हमने कौन कौन से एड्स पढ़ लिए, टैक्सोनॉमिकल एड्स? मैम ये टैक्सोनॉमिकल एड्स में हर्बेरियम, देन botanical garden, then museum, then keys, लॉजिकल पार्ट, की, म्यूजियम, zoological park. हाँ, मैनुअल, कैटलॉग, मोनोग्राफ, फ्लोरा, है ना। Yes, and ठीक है, ओके। अब जो एक सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो है आपका बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट। किसने दिया था ये बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट? जो आपकी स्पीसीज कॉन्सेप्ट थी ना, सबसे पहले स्पीसीज कॉन्सेप्ट दिया गया था, ये एक जॉन रे करके साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था, ठीक है। उन्होंने सिर्फ स्पीसीज के बारे में बताया था, लेकिन जो बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट है वो दिया था कैरोलस लिनियस ने, ठीक है। सॉरी, ये अर्नस्ट मेयर ने दिया था। अर्नस्ट मेयर को हम डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी भी कहते हैं, ठीक है। इन्होंने क्या बताया इस क्लासिफिकेशन में, अकॉर्डिंग टू बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट स्पीसीज, क्या क्या होता है बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज में? इसमें मेनली स्पीसीज को डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है। इनका जो सबसे इम्पोर्टेंट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन होता है ना, बेसिस ऑफ डिवीजन, वो किस बेसिस पे होता है? जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होते हैं। हाँ हाँ, बोलो दीक्षा। तो ये चैप्टर 2 आपने इंट्रोड्यूस किया है? नहीं, चैप्टर 2 नहीं किया है, बायोलॉजिकल वो तो क्लासिफिकेशन अलग है। फर्स्ट चैप्टर में ही, लिविंग वर्ल्ड में ही हमें बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट पढ़ना है, ठीक है। ये एक छोटा सा टॉपिक है अलग सा, जिसके बारे में आपको स्टडी करना है। आपने जब आप एनसीईआरटी खोलोगे तो सबसे पहले आपको अर्नस्ट मेयर के बारे में दिखेगा, साइंटिस्ट के बारे में दिया हुआ है ना वहाँ पे, देखा है आपने एनसीईआरटी में? कुछ कुछ यस सर, पढ़े तो थे हाँ, जब आप हाँ, दिया हुआ है ना अर्नस्ट मेयर के बारे में, तो वो अर्नस्ट मेयर साइंटिस्ट नहीं, उन्होंने बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या था ना, इनके कहने का मतलब ये था कि सपोज एक एरिया है, ठीक है। आपके पास एक एरिया है, अब इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर जितने भी स्पीसीज रह रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ सिमिलर होंगे, ठीक है। एंड वो किस बेसिस पे सिमिलर होंगे? एक तो मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पे सिमिलर हो सकते हैं, ठीक है, मतलब वो लुक वाइज, अपीयरेंस वाइज सेम हो सकते हैं, या फिर वो क्या करेंगे, वो आपस में इंटरब्रीड करेंगे, मतलब स्पीसीज 1 है एंड स्पीसीज 2 है, ये दोनों ही आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं, ठीक है। ये किसी अलग स्पीसीज के साथ जो दूसरी एरिया में प्रेजेंट है, दूसरी टाइप का स्पीसीज है, उसके साथ ये कभी इंटरब्रीड नहीं करेगा। जैसे कि मैंने आपको टाइगर एंड लायन का एग्जांपल दिया था, वो दोनों अलग अलग स्पीसीज हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए कि टाइगर एंड लायन कभी भी इंटरब्रीड नहीं करनी चाहिए, है ना, होना चाहिए ना ऐसा, क्योंकि वो दोनों अलग अलग स्पीसीज है। लेकिन ये एक्सेप्शन हो जाता है बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट का, कि वो अलग अलग स्पीसीज होने के बाद भी कैप्टिव एनवायरनमेंट जब उनको देते हैं तो उनकी कैप्टिव ब्रीडिंग होती है ना, एंड वो स्पीसीज भी प्रोड्यूस करते हैं, है ना। समझ रहे हो दीक्षा? ठीक है, तो स्पीसीज के बारे में उन्होंने क्या बोला अर्नस्ट मेयर ने?
अर्नस्ट मेयर ने बोला कि स्पीसीज आर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, which are closely related। पहला पॉइंट तो हो जाएगा कि ऑर्गेनिजम्स कैसे होने चाहिए, क्लोजली रिलेटेड होने चाहिए, ठीक है, स्ट्रक्चरली भी एंड फंक्शनली भी, ठीक है, स्ट्रक्चर वाइज फंक्शन वाइज वो दोनों ऑर्गेनिजम्स एक जैसे होने चाहिए, ठीक है, रिलेटेड होने चाहिए। एंड दे शेयर अ कॉमन जीन पूल। जीन पूल क्या होता है? एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जो जीन प्रेजेंट होता है ना, टोटल जीन काउंट, उसे हम जीन पूल कहते हैं, ठीक है। जो हमारा डीएनए है, आरएनए है, एक सपोज हमारा ह्यूमन के अंदर क्या है, डीएनए है, आरएनए है ना, ये सारे क्या है, हमारे जीन पूल है, ठीक है। तो वो स्पीसीज कैसे होने चाहिए? दे शुड शेयर अ कॉमन जीन पूल। कलेक्शन ऑफ डीएनए और आरएनए होता है। हाँ, जीन पूल का मतलब टोटल जो आपके पास जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, वो जीन पूल होता है। Reproductively isolated other species। एंड जो हमारा स्पीसीज है वो कैसे होंगे? रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्रॉम अदर स्पीसीज, मतलब सेम स्पीसीज आपस में इंटरब्रीड करेंगे, बट अगर दूसरा स्पीसीज आ गया तो उसके साथ ब्रीडिंग नहीं होगी, ठीक है। फोर्थ इज कैन interbreed among themselves only and produce fertile offspring। ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि दे शुड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स, ठीक है। अभी क्या क्या पढ़ा आपने स्पीसीज के बारे में? कैसे अकॉर्डिंग टू अर्नस्ट मेयर उन्होंने क्या क्या पॉइंट्स बताए स्पीसीज के बारे में? मॉर्फोलॉजिकली सेम होना चाहिए तो इनको ब्रीड करेंगे ऐसा कुछ। हाँ बोलो दीक्षा। अकॉर्डिंग टू वो अर्नेस्ट जो था, अगर वो सेम ब्रीड के मतलब सेम ब्रीड के होंगे तो ही वो रिप्रोड्यूस करेंगे। हाँ, ये जो 4 पॉइंट्स मैंने आपको बताया ना, वही 4 पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन करने हैं, ठीक है। ये जो 4 पॉइंट्स हैं कि दे शुड क्लोजली रिलेटेड स्ट्रक्चरली और फंक्शनली, है ना, दे शुड शेयर अ कॉमन जीन पूल, they are reproductively isolated from other species, they can interbreed among themselves only and produce fertile offspring, ठीक है। ये अर्नस्ट मेयर ने स्पीसीज के बारे में बताया था, जिसे हम बायोलॉजी का स्पीसीज कॉन्सेप्ट कहते हैं, ठीक है। ये 4 पॉइंट्स आपको क्लियर है? बट इनके बहुत सारे एक्सेप्शंस भी हैं, है ना, ड्रॉबैक्स है, ठीक है। क्या क्या है वो ड्रॉबैक्स? पहला तो केस आ जाता है म्यूल का। म्यूल आपने सुना है? ये क्या होता है यहाँ पे? हाँ, फीमेल हॉर्स होती है एंड मेल डोंकी होता है, ठीक है। जब इन दोनों की ब्रीडिंग कराई जाती है ना, तो हमें म्यूल मिलता है, ठीक है। और म्यूल कैसा होता है? इनफर्टाइल होता है, मतलब ये आगे आगे ये स्पीसीज प्रोड्यूस नहीं कर सकता है, ठीक है। अगर म्यूल की ब्रीडिंग भी कराई जाए तो वो स्पीसीज नहीं प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। तो ये पहला ड्रॉबैक था हमारा कि इन्होंने क्या किया कि हॉर्स एंड डोंकी का क्रॉस ब्रीडिंग तो करा दिया,
एक हमें नया ऑर्गेनिज्म तो मिल गया, बट वो कैसा हुआ, वो इनफर्टाइल हुआ, है ना। लेकिन बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या चाहिए था हमें, हमें फर्टाइल ऑफस्प्रिंग चाहिए था, ठीक है, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग चाहिए था। बट यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, इनफर्टाइल ऑफस्प्रिंग मिल रहा है ना, ठीक है। अब अगर आप इसे उल्टा कर दो, लाइक फीमेल डोंकी ले लो एंड मेल हॉर्स ले लोगे, तो क्या हो जाएगा, तो भी हमें इनफर्टाइल ऑफस्प्रिंग मिलेगी, उसे हम हाइनी बोलते हैं, ठीक है। तो ये एग्जांपल आप याद रखना कि जब फीमेल हॉर्स होती है एंड मेल डोंकी होता है तो म्यूल बनता है, एंड जब फीमेल डोंकी एंड मेल हॉर्स होता है तो हाइनी बनता है, ठीक है। और ऐसा क्यों होता है, या क्योंकि इनमें जो क्रोमोसोम नंबर होता है ना, हॉर्स में 64 होता है, ठीक है, एंड डोंकी में 62 होता है। और जो इनके क्रॉस फर्टिलाइजेशन से जब ये म्यूल बनता है तो म्यूल में 63 टोटल क्रोमोसोम्स आते हैं। ये ऑड नंबर हो गया, यहाँ पेयरिंग कैसे होगी, नहीं हो पाएगी ना पेयरिंग, एक बच जाएगा ना, एक क्रोमोसोम हमारे पास बच जाएगा, ठीक है, एक क्रोमोसोम ऐसे ही रह जाएगा, उसका पेयर नहीं बन पाएगा, तो उस वजह से क्या होता है, ये इनफर्टाइल हो जाता है, ठीक है। अभी देखो, जो मैंने टाइगॉन आपको दिखाया था पिक्चर में, वो कैसे बनता है, जब फीमेल लायन एंड मेल टाइगर होता है, ठीक है, इनकी ब्रीडिंग कराई जाती है तो टाइगॉन बनता है। बट ये कैसा होता है, ये फर्टाइल होता है, मतलब ये आगे प्रोजेनी बना सकता है टाइगॉन, ठीक है। एंड जो फीमेल टाइगर ले लोगे आप एंड मेल लॉयन, तो क्या बन जाएगा, ये लाइगर बन जाएगा, ठीक है। ये एग्जांपल्स याद हो जाएंगे ना, टाइगॉन एंड लाइगर का। तो ये सारे एक्सेप्शंस हैं बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट के, ठीक है। क्लियर है दीक्षा एक्सेप्शंस? जब मैं आया था मैंने आपको बताया था कैप्टिव ब्रीडिंग, कैप्टिव ब्रीडिंग क्या होती है, कैप्टिव ब्रीडिंग इज अ प्रोसेस ऑफ ब्रीडिंग एनिमल्स outside of their natural environment। यहाँ पे हम क्या करेंगे, नेचुरली तो ब्रीडिंग करेंगे नहीं, तो इनकी ब्रीडिंग हम कहाँ कराते हैं, कैप्टिव ब्रीडिंग कराते हैं, ठीक है। अच्छा क्यों कराते हैं हम कैप्टिव ब्रीडिंग, क्या जरूरत है कैप्टिव ब्रीडिंग कराने की, एक्सटेंट हो रहे वो लोग तो उनके हाँ प्रजाति को बचाने के लिए। हाँ, उनकी प्रोजेनी को बचाने के लिए, ठीक है, टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्सटिंक्शन, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर आज खत्म हो गया। अब इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर देख लेंगे, ठीक है। आज का क्लियर हुआ आपको? फिर मैम एक डाउट था मैम, फ्लोरा के बाद फ्लोरा जहाँ है वहाँ पे लाइए ना। पूरा इसमें फ्लोरा के नीचे कुछ लिखा हुआ था, आई डोंट रिमेम्बर। और और ऊपर थोड़ा सा यहाँ फ्लोरा, हाँ
यहाँ पे मैनुअल करके मैनुअल, मैम 7 पॉइंट एक बार समझा दीजिए, 7 पॉइंट। क्या 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 बोल रहे हो? क्या समझा दूं दीक्षा, एक बार फिर से बोलना। हेलो दीक्षा, आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो अगर आवाज क्लियर नहीं तो। हेलो चैट एक्टिव नहीं है मैम, क्लिक क्या मैंने, ये सब अभी आवाज आ रहा है। हाँ, अब फिर से बोलो क्या समझाना है। बोलना है अगर वन टेक्सो मतलब क्या ग्रुप प्लस ग्रुप और जीनस मैं वो समझ आया। उन टेक्सो में बड़े की एक ग्रुप होता है, मतलब एक दो से बता दीजिए इसको। सॉरी दीक्षा, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो। ये सर अभी आवाज आया मैम, यहाँ दैट्स व्हाई आई थिंक प्रॉब्लम है। हाँ हाँ, मोनोग्राफ एक बार फिर से बता दीजिए। मोनोग्राफ, अच्छा। मोनोग्राफ क्या होता है ना, जैसे कि हमने डिफरेंट डिफरेंट टेक्सॉन के बारे में पढ़ा था, ठीक है। 7 टेक्सॉन्स हमने पढ़े थे, स्पीसीज, जिनस, देन फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम एंड किंगडम, ये पढ़ा था हमने। तो हर एक टेक्सॉन के बारे में अलग अलग इंफॉर्मेशन जो दी रहती है ना, वो मोनोग्राफ के अंदर दी रहती है, ठीक है। आप समझो ये एक मोनोग्राफ है हमारा, है ना। अब इसके बारे में क्या होगा, अगर आपकी कोई स्पीसीज है तो वो स्पीसीज की पूरी डिटेल इस मोनोग्राफ के अंदर दी होगी। देन ये हमारा दूसरा अगर मोनोग्राफ है, तो अगर उसका जीनस है तो इसमें उसका पूरा जीनस का पूरा डिटेल दिया होगा, ठीक है। तो अलग अलग मोनोग्राफ इसके लिए होंगे, जिसमें एक मोनोग्राफ में सिर्फ एक टेक्सॉन के बारे में आपको बताया गया होगा, ठीक है। मतलब ये पैंथेरा है तो ये तो एक जीनस हुआ पैंथेरा, तो उसके बाद में पूरा डिस्क्रिप्शन दिया जाएगा। हाँ, उस जीन्स का पूरा डिस्क्रिप्शन दिया जाएगा आपको। फिर अगर कोई फैमिली है तो उस फैमिली की पूरी डिस्क्रिप्शन दी जाएगी। तो इस तरीके से हर एक अलग अलग को मोनोग्राफ बोलेंगे। ओके मैम, एंड मैम कैटलॉग में मैम अरेंजमेंट ऑफ स्पीसीज का मतलब कोई पर्टिकुलर एरिया का स्पीसीज को मतलब जैसे कि हाँ, अल्फाबेटिकली उनको अरेंज कर दिया जाएगा, है ना, ताकि उनको फाइंड आउट करना इजी हो जाए। कैटलॉग जैसे कि आपने देखा होगा ना, कभी मार्केट भी जाते हो तो जैसे कि आप एक वॉशिंग मशीन, फ्रिज, ऐसी कुछ भी खरीदने जाते हो तो आपको डिफरेंट डिफरेंट कैटलॉग्स दिखाए जाते हैं ना, कि देखिए हमारे पास ये मॉडल्स अवेलेबल है, आपको दिखाया जाता है ना। उसी तरीके से यहाँ जो हम स्पीसीज के केस में पढ़ रहे हैं, तो उसमें क्या होगा कि एक स्पीसीज का पूरा डिस्क्रिप्शन दिया होगा, है ना, अल्फाबेटिकली उनको अरेंज किया गया होगा, ठीक है। हर स्पीसीज का अलग अलग डिस्क्रिप्शन दिया होगा, ठीक है, वो कैटलॉग हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है। वैसे आप इतना इन सबको याद करने में इतना लोड मत लेना, क्योंकि ये सब चीजें सिर्फ 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको आएंगी। बस ध्यान में रखना दिमाग में कि ये चीजें होती क्या है, ठीक है। ओके मैम। हाँ, जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो मैंने आपको बताई हैं कि इस चैप्टर में आपसे क्या क्या पूछे जाएंगे। फर्स्ट तो जो आपका मैंने सोलेनम एंड इधर टाइग्रिस वाला हमने एग्जाम्पल पढ़ा था, वो एग्जाम्पल आपको याद करना है, ठीक है। वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। एंड हर एक कॉन्सेप्ट को बस समझते जाओ, समझना इम्पोर्टेंट है। जैसे कि मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाती हूँ किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। आपने क्वेश्चन सॉल्व किया दीक्षा, जो आपकी बुकलेट में दिया हुआ है? मैम मैंने टेक्नोलॉजिकल एज से पहले का कुछ किया था, मतलब हाँ किया तो था मैंने। हाँ, किया था। ओके, तो हम इसे एक बार पढ़ के देखते हैं। स्क्रीन शेयर हो रही है ना आपको? स्क्रीन शेयर हो रही है?
ओके ठीक है दीक्षा, हम ये क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिजल्ट ऑफ सेल डिवीजन। क्या होगा ऑप्शन? हाँ, मेटाबॉलिज्म हो जाएगा ना, सेल डिवीजन इसमें होता नहीं है। ठीक है, ठीक है, मेटाबॉलिज्म हो गया। ओके, इसमें से बताना इनकरेक्ट पेयर कौन सा है। हाइड्रा में बडिंग होती है, ये सब पहले क्लास का है, Yes, आपने ma'am. रिवीजन किया होगा ना। हाइड्रा में बडिंग होती है, ठीक है। प्लेटफॉर्म में रीजनरेशन होता है। प्लेटफॉर्म हमने पढ़ा था, प्लानेरिया का एग्जाम्पल पढ़ा था, याद आ रहा है? प्लानेरिया इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर था ना, हमने इसे डिफरेंट डिफरेंट काट दिया था, फिर क्या हो रहा था, ये पूरा नया ऑर्गेनिज्म बना ले रहा था ना प्लानेरिया। प्लानेरिया क्या था, एक प्लेटफॉर्म था, ठीक है, तो ये भी करेक्ट है। अमीबा में क्या होता है? अमीबा में तो फ्रेगमेंटेशन होता है क्या? सेल डिवाइड करता है। बाइनरी फ्यूजन होता है इसमें, है ना? बाइनरी फ्यूजन होता है अमीबा में, ठीक है। तो ये ऑप्शन ये हो जाएगा, गलत है, ठीक है। ईस्ट में तो बडिंग होती है। ओके, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर रिप्रोडक्शन। इसमें से बताना कौन सा होगा। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस बाय सेल डिवीजन, ठीक है, ये सही है। रिप्रोडक्शन इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक होती है रिप्रोडक्शन। स्टॉप हो गया, आप बारिश के बाद एक्सेप्शन होता है ना यहाँ पे, क्या क्या एक्सेप्शन देखे थे हमने रिप्रोडक्शन में? हमने फर्टाइल, इनफर्टाइल, इनफर्टाइल मेल फीमेल को देखा था। देन वो मेल हनी भी थी, वो भी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, है ना? हाँ दीक्षा, हेलो हेलो, दीक्षा आवाज आ रही है? बारिश बरस के बाद बारिश हो गया है। ओके दीक्षा, हम एक काम करते तो हम कल का क्लास रखते हैं और कल की क्लास में हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है? कल बायोलॉजी की क्लास है ना हमारी? हाँ, तो कल की क्लास में हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है? ओके, ठीक है, फिर आप रिवीजन करके आना, ठीक है? चलो ठीक है, आज की क्लास यही खत्म करती हूँ ना। ओके, बाय दीक्षा।